अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सीए अभिषेक जैन जी दिल्ली, ये हमारे जेएसजी दिल्ली के अध्यक्ष भी हैं और सामाजिक कार्यों के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगे रहते हैं, और साथ में एक नया प्रोफाइल जुड़ने वाला है। अभी ये जो NIRC रीजनल काउंसिल ये कंटेस्ट कर रहे हैं, तो मैं पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि हम जो मदद कर सकें, क्योंकि हम CIRC वाले हैं हम तो जो भी कोई कनेक्ट हमारा CIRC नहीं बोलूंगा मैं अभी, वो बड़ा संकट है, वो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, वहाँ किसी का नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि ये NIRC वाले हैं। तो अगर कोई आपका कनेक्ट हो तो हम जरूर इनकी मदद करें। अभिषेक जी अब आप आएँ, और जो टैक्स ऑडिट से रिलेटेड मनोज सर को कंटिन्यू करते हुए हमको बेसिक जो मैं समझ रहा हूँ, शायद जो डर बैठ गया, क्योंकि ये चीज़ ऐसी हो गई तो करनी तो पड़ेगी, बिना करे तो कोई इलाज रहा ही नहीं, तो उसको प्रॉपर वे में करते हुए अपने आप को बचाते हुए, क्योंकि नियम पहले यही है, हम खुद को बचा पाएंगे तो किसी और को बचा पाएंगे, तो पहले खुद को बचाना जरूरी हो गया। कि आजकल जो स्थितियां हो गई, अखबार के अंदर भी कुछ भी हो सीधे सीए का नाम आता है, वो चेक भी नहीं करते कि वो सीए है या नहीं है, वो ये भी चेक नहीं होता कि वो इन्वॉल्व है या नहीं है, ये भी चेक नहीं होता इन्वॉल्वमेंट किस हद तक है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि सब कुछ सही होगा, हो सकता है कोई इक्का दुक्की कहानी हो जाए, लेकिन 99% चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ और सिर्फ इस देश की इकोनॉमी के अंदर भागीदार है, इस देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है। किसी हालत के अंदर नहीं सकता कि चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी को ये बोले तू रिटर्न कम भर, क्योंकि जितनी रिटर्न क्लाइंट ज्यादा भरेगा, कहीं ना कहीं कंपेरेटिवली फीस हमारी बढ़ती है, पॉसिबल ही नहीं है। और जो एरा है अभी, इस एरा के अंदर तो हम लोग, हाँ कभी पॉसिबल ही नहीं है सर। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए का और वो 20 करोड़ को होता है, तो उसके छींटे मेरे लगेंगे। और दुनिया में सीए अकेला प्रोफेशन है जो क्लाइंट की ग्रोथ से ग्रो करता है। बाकी सारे प्रोफेशन क्लाइंट की तकलीफ में ग्रो करते हैं। किसी की टांग टूटती है, किसी का सर फूटता है, तो डॉक्टर या पुलिस वाले का भला होता है। हमारा भला तब होता है जब मेरे क्लाइंट का भला होता है। सबके यहां पर वो पहले फीस मांगते हैं, बाद में काम चालू करते हैं। हम पहले काम करते हैं और फीस मांगने के लिए सोचते हैं, मांगे कि नहीं मांगे कोई बात नहीं, अगली बार ले लेंगे। तो इससे बढ़िया प्रोफेशन मेरे जीवन के अंदर, तो मैं सीए हूं ये अलग बात है, लेकिन देखता सबको ही हूं ना, ऐसी बात थोड़ी है। रोज लोग सामने आते हैं समझ में, महाराज जी ये अकेला प्रोफेशन नहीं है। और हम देख भी चुके हैं, सब लोग बोल भी चुके हैं कि जो क्लाइंट जो इकोनॉमी की ग्रोथ है, आज अगर जीएसटी का कलेक्शन इस लेवल पे पहुंचा है, उसमें 100% योगदान सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट का है। बिना चार्टर्ड अकाउंटेंट के ये कहानी यहां तक पहुंच नहीं सकती, इम्पॉसिबल थी। अब ठीक है, इक्का दुक्का कहानियां होती हो तो हर जगह पे कहाँ नहीं है वो, तो कौन से सारे नेता ईमानदार है, कौन से सारे डॉक्टर ईमानदार है, कौन से सारे वकील ईमानदार है, वो ठीक है ना, वो तो पार्ट है उसका। अभिषेक जी अब ये मंच आपके हवाले। बहुत बहुत आभार दिनेश जी। सबसे पहले मैं गुरुवर समत्व सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ, पूरे मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु, पाशनाथ भगवान के चरणों में नमोस्तु, आदिनाथ भगवान के चरणों में नमोस्तु। हम बोलते हैं टैक्स ऑडिट की बात करते हैं, और उससे भी बड़ी जो एक नया थीम रखा लाइफ ऑडिट। आस्ताम तवस्त वनमस्त समस्त दोषम त्वत्संकथापि जगताम दुरितानि हन्ति दूरे सहस्र किरण है कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजे। सूरज के किरणों से कमल खिल जाता है। गुरुवर हमारे सामने बैठे हैं, हम तो बड़ी छोटी सी बात कह के निकल जाएंगे, पर जो हमारी लाइफ की जो बैलेंस शीट बिगड़ी है, वो शायद आज हम सुधार के जाएं। टैक्स ऑडिट की बात करते हैं। अगर आप पैसे के लिए काम करना चाहते हैं तो स्कूल से बेहतरीन कोई विकल्प नहीं है, और अगर आप ये चाहते हैं पैसा आपके लिए काम करे, तो जो डर हमारे अंदर बैठा हुआ है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। स्कूलों में ट्रेनिंग दी जाती है, एजुकेशन नहीं। आज के टाइम पे सचिन भाई, धन्यवाद करना चाहूंगा जैन सीए प्रोफेशनल फोरम, सचिन भाई, दिनेश भाई, ऑल द मेंबर्स दोज हु हैव जॉइंड हियर एंड नॉन मेंबर्स एज वेल। राहुल भाई जो गुड़गांव से मेरे साथ में हैं, दिनेश भाई भी शायद यहाँ हैं, मैसेज आया था। और दिनेश जी का बड़ा गुरुदेव, वो थोड़ा सा डर था कि लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, पर ये प्यार होता है, मेहनत होती है और गुरुदेव का आशीर्वाद होता है, पूरा पांडाल फुल है। तो एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए। देखो टैक्स ऑडिट की बात करें, मैं ज़्यादा टाइम, क्योंकि हम सब गुरुवर को सुनने के लिए बैठे हैं, फास्ट कवर करूंगा बिना अलार्म के।
टैक्स ऑडिट कई क्लोजेस बताए हाँ, और मनोज जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिस हिसाब से वो बताते हैं, वाकई में काबिल तारीफ और क्वेरीज के लिए मास्टर माइंड है वो। कई बार जब मेरे साथ सेशन में होते हैं तो मेरे को बड़ा रिलैक्स महसूस होता है कि क्वेरी की टेंशन नहीं है। अब हम बात करते हैं, मनोज जी ये कह रहे थे कि हमें एक्सप्लेनेशन भी देखनी पड़ती है और आप सब गवाह होंगे, जब ऊपर से सेक्शन पढ़ते पढ़ते सर एक्सप्लेनेशन में आते हैं तब तक दूसरा नोटिफिकेशन इशू हो चुका होता है, समझ में ये नहीं आता करना क्या है। कई बार तो क्लाइंट ही बताता है कि साहब ये तो चेंज हो गया, हमारा 194Q अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, 143BH हमारे सामने है, मेरे ख्याल से मोस्टली सब उसी को सुनने बैठे होंगे। फास्ट कवर करता हूं 44AB पेरेंट सेक्शन। मैं सीधा क्वेश्चन आपसे ही करूंगा, मेरे को ये बताएं 1 करोड़ से 10 करोड़ 5% कंडीशन सेटिस्फाइड, आपने टेली ओपन की, टेली ओपन करने के बाद आपको लगा कि 5% से ऊपर कैश नहीं है और सेटिस्फाइड है, सब कैश 5 से कम है, हम ऑडिट कर सकते हैं? यस और नो? यस और नो? कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, दोनों आंसर आ रहे हैं। सर हमने तो कर दी, अब क्या करना है ये बताओ। सर कर सकते हैं, कर दी हमने तो, अब क्या करें, वो बैंक वाले बैलेंस शीट मांग रहे थे ऑडिट कर दो, तो हमने तो कर दी। सब सेक्शन ही अलाउड नहीं करता तो हम कर कैसे सकते हैं? अगर हम ऑडिट कर रहे हैं तो मान के चलिएगा, जो एक MRL की बात कर रहे थे उसके अंदर एक क्लोज जरूर लिखवा लीजिएगा या एक एंगेजमेंट लेटर में जरूर लिखवा लीजिएगा कि जो चेक्स हैं, अभी प्रेजेंटेशन में इस पे नहीं जा रहा, टाइम कम है, जो डिपॉजिट हुए हैं 2 लाख से नीचे, सुनिएगा मेरी ध्यान से, द चेक्स विच आर डिपॉजिटेड बिलो द अमाउंट ऑफ ₹2 lakhs हैज नेवर शोन टू मी बाय माय कस्टमर। मेरे कस्टमर ने बताया नहीं और जमा करा दिया, मेरे को यह मालूम नहीं है कि वो अकाउंट पे ही चेक है कि नहीं है। और आपको यह पता है अगर अकाउंट पे ही चेक के बिना कोई डिपॉजिट होता है, दैट विल बी ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट टू कैश। तो वो कैश है तो मतलब कि आप ऑडिट कर सकते हो, क्लाइंट को भी पता नहीं है, क्लाइंट श्योर है नहीं, तो आप लिखवा के लीजिए और ऑडिट करिए। बट बिना अगर आप कुछ किए ऑडिट कर रहे हैं, आप मान के चलिएगा हम गलत कर रहे हैं। नेक्स्ट मैं पहुंचता हूं 44AD ADA पे। अच्छा मेरे को ये बताएं, वैसे तो मैंने बहुत मनोज जी के साथ में भी बहुत सारे सेशन किए, जयपुर ब्रांचेस में भी हुआ मेरा सेशन। वापस आपके सामने एक क्वेरी रखता हूं, टर्नओवर है 80 लाख रुपए और प्रॉफिट है 3,50,000, क्या ऑडिट जरूरी है इंडिविजुअल HUF में? यस और नो? कुछ की गर्दन हाँ में हिल रही है, कुछ बोल भी नहीं रहे सर। जवाब कुछ भी हो सकता है, जवाब आप दो तो ज्यादा बेहतर है। भंसाली सर करनी है कि नहीं करनी? यस यस आंसर आ रहा है, यस भी, नो भी आ रहा है। समझ गया आप जो कहने चाह रहे हैं। अच्छा जो नो कह रहे हैं प्लीज रेज द हैंड। अच्छा पीछे से, अच्छा आप बताएंगे क्यों नहीं करनी है? अगर कोई माइक पहुंचे, मैं आपको माइक फास्ट, क्योंकि क्वेश्चन आंसर मोड में ही लेंगे हम। क्यों नहीं कर पा रहे हैं ऑडिट? क्वेश्चन मैंने पूछ लिया पर थोड़ा सा मेरे को लगता है गलत हो गया, टाइम जा रहा है, बट स्टिल आप बोलिए क्यों नहीं कर पा रहे ऑडिट? 1 करोड़ से कम टर्नओवर है, नहीं करना, ऐसा लिखा हुआ है कहीं पे? एग्री? यस और नो? सर देखो आप हंस रहे हो, मैं कह रहा हूं 1 करोड़ से नीचे ऑडिट करना है, ऐसा लिखा हुआ है कहीं? या करना नहीं लिखा हुआ साहब, तो फिर हम कर क्यों नहीं रहे? दोज हु सेड नो बताया कि हम कर क्यों नहीं रहे? चलो मैं ही आता हूं। 2016 के बाद फाइनेंस एक्ट 2016, आप आजकल बड़ा इजी है, जाइएगा इनकम टैक्स ओपन करिएगा, फाइनेंस एक्ट 16 डालिएगा, उसका डी क्लोज देखिएगा 44AB। इट सेज इफ एनी एसएससी वांट्स टू डिक्लेयर लोअर इनकम which is specified under section 44AD and his or her total income is exceeding not chargeable to tax, then he needs to maintain books of accounts and get books of accounts audited। यानी कि 16 में लिखा हुआ था, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं, उसमें डी क्लोज था 44AB का, डी में लिखा हुआ था 44AD से नीचे अगर आपका इनकम है तो ऑडिट। 16 के बाद वो एडी गायब ही हो गया, उस एडी को रिप्लेस किया 44ADA ने। ध्यान से सुनिएगा, अब एडी है ही नहीं,
पूरे के पूरे 44 AB के अंदर AD सेक्शन ही नहीं है, केवल ई क्लोज के अंदर एक सेक्शन है कि अगर आप 44 AD से बाहर हो जाते हो तो 5 साल तक ऑडिट करवानी रहेगी साहब। क्लियर? क्यों नहीं कर रही है, हमें क्लियर रहना चाहिए। उसके बावजूद भी हम ऑडिट कर रहे हैं। डिसिप्लिनरी 1-2 लोगों के पास पहुंचा है, तो आप ध्यान रखिएगा, ऐसा हमें नहीं करना है। नाउ थोड़ा और फास्ट में जाता हूं, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, 44 AD हमने कर लिया, टीडीएस काटना है कि नहीं काटना? हम वी आर ऑप्टिंग 44 AD, टीडीएस काटें कि नहीं काटें? काटेंगे। एनी अदर व्यू? 1 करोड़ से ऊपर है। अच्छा, नहीं काटे तो क्या होगा फिर? डिसअलाउंस तो है ही नहीं। हाँ आया साहब, असेसी इन डिफॉल्ट। सबसे जो टीडीएस सेक्शन है वो टीडीएस ही है साहब, सीधी जेल होती है। तो ध्यान रखिएगा, 44 AD के अंदर टीडीएस नहीं काटा, क्योंकि पहले क्लोज आता था कि टैक्स ऑडिट जरूरी थी, अब ऐसा नहीं है, अब है 1 करोड़ से ऊपर अगर टर्नओवर तो टीडीएस काटना रहेगा साहब। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन मेरा, हाउ मेनी आउट ऑफ यू आर रनिंग पार्टनरशिप फर्म? प्लीज रेज दैट। हाँ, आपसे क्वेश्चन है, सचिन भाई भी यही है। अच्छा, आपको रेमुनरेशन रिसीव्ड हुआ 40 लाख का, और 40 लाख का रेमुनरेशन रिसीव्ड हुआ, दैट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, एग्रीड? तो 44 ADA लगा दो ना, तकलीफ क्या है? क्वेश्चन समझ पाए? मैं कह रहा हूं हमारे को रेमुनरेशन रिसीव्ड हुआ चार्टेड अकाउंटेंट को, और चार्टेड अकाउंट स्पेसिफाइड प्रोफेशन में आता है कि नहीं आता? 44 AA में। तो जब स्पेसिफाइड प्रोफेशन है और रेमुनरेशन मिला हुआ है तो 44 ADA लगा दो ना। किसी ने लगाया क्या? सर सोचा तो नहीं, अब आप बोलते हो तो लगा देते हैं, अगली बार बड़ी तकलीफ है, डिडक्शन तो लेते नहीं है। हाउ मेनी आउट ऑफ यू आर क्लेमिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम द रेमुनरेशन? अरे सर गजब हुआ, हिम्मत दिखाई, डर के आगे जीत है, लड़ लेंगे डिपार्टमेंट से, बाकी करते नहीं डर के कारण। मैंने यही बोला आपको, अगर आप पैसे के लिए काम करना चाहते हैं तो स्कूलों में भेजिए, और अगर आप चाहते हैं पैसा आपके लिए काम करे तो डर से बाहर निकलना पड़ेगा साहब। पेराजाद जुराबियन, उसकी रिट फाइल हुई, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा साहब ऐसा हो ही नहीं सकता, जो प्रोफेशन काम कर रहा है वो फर्म कर रही है, पार्टनर नहीं कर रहा है, तो हम पार्टनर के केस में 44 ADA नहीं ले सकते। क्लियर? नाउ हम आगे बढ़ रहे हैं। एक और चीज, अच्छा एक और क्वेश्चन जो हम ऑब्जर्वेशन डाल 44 नहीं ADA पे था, वो आर्टिस्ट थी स्पेसिफाइड पेराजाद जुराबियन, मिलिंद सोमन के साथ में बहुत सारे उसकी वो आई थी, और 2022 का ही है वो प्रोफेशनल इनकम ही थी उसकी। हाँ, वो अलग होगा केस। और नाउ एक और चीज, हमारे जो ऑब्जर्वेशन क्लोज है 3CA के अंदर पैरा 3 और 3CB के अंदर पैरा 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां हमारे ऑब्जर्वेशन क्वालिफिकेशन सारे आते हैं, और ऐसे 700 ऑडिटर और ऑडिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करता है। मैं फिर बता दूं, ये जो बुक है मैंने कोशिश की है अच्छी बनाने की, इसमें मैंने जहां जहां ICAI के कमेंट आए हैं वो कमेंट डाले हैं, और उन कमेंट के अंदर एक कमेंट लिखा हुआ है कि नॉर्मल कॉमन पार्लेंस के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहीं ये नहीं लिखा कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और ऑडिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। बहुत जरूरी है। और कईयों ने लिखा है, उन्होंने अटैचमेंट किया, जो हमारा P&L बैलेंस शीट का जो अटैचमेंट जाता है उसके साथ में अटैचमेंट लगा दिया। साफ किया है इंस्टीट्यूट ने कि आप अटैचमेंट में ऐसा ना करें, जो आपका पैरा 3 और पैरा 5 है उसके अंदर प्रॉपरली आप एक कॉपी पेस्ट करके सारे ऑब्जर्वेशन रखें और सारे कॉपी पेस्ट करके उनके अंदर डालें। बड़ी दिक्कत होने वाली, और आप जानते ही हैं बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे लिए तैयार हैं कि साहब गलत, और जो कल्प्रिट है वो तो यही है। वी नीड टू टेक केयर ऑफ, और हमें हर तरीके से बचा के चलना है हर एक सिचुएशन से।
नाउ एक और डिस्कशन का पार्ट है कि अगर हम क्लबिंग करते हैं टैक्स ऑडिट के लिए, एक ही एसएससी डिस्टिंक्ट पर्सन, एक एसएससी है, हम कह सकते हैं अजय करके एसएससी है, उसके दो बिजनेस है, ध्यान से सुनिएगा, दो बिजनेस है और एक बिजनेस का टर्नओवर, अभी हम मान के चलते हैं ऑडिट की लिमिट 1 करोड़ है, दोनों बिजनेस का टर्नओवर, एक कपड़े से है, एक जूते का बिजनेस है, एक का 60 लाख है और एक का 80 लाख है, ऑडिट होगा कि नहीं होगा? यस, ऑडिट होगा, क्लियर। नेक्स्ट, डिस्टिंक्ट पर्सन, एक्चुअली अब बोल रहे हैं डिस्टिंक्ट पर्सन, हमारे जीएसटी के अंदर डिस्टिंक्ट पर्सन अलग है, एक ही पेन नंबर पे अलग अलग जीएसटी नंबर, दैट इज कॉल्ड द डिस्टिंक्ट पर्सन। पर इनकम टैक्स के अंदर डिस्टिंक्ट पर्सन अल्टुगेदरली जो डिफरेंट पेन है, तो डिफरेंट पेन का क्या क्लबिंग होगा क्या? नॉट एट ऑल। सेम एसएससी के अंदर हम सेम बिजनेस, दो तरीके के क्लबिंग है। अब मेरा एक और क्वेश्चन आप सबसे, उसी अजय का एक वो जो डॉक्टर है, डॉक्टर के बाद उसने एक प्रोफेशनल इनकम है और एक कुछ बिजनेस से इनकम है। प्रोफेशनल इनकम है 40 लाख और जो बिजनेस से इनकम है 80 लाख। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं, प्रोफेशन से इनकम है 40 लाख और बिजनेस से इनकम है 80 लाख, तो क्या ऑडिट होगा कि नहीं होगा? कुछ यस भी बोल रहे हैं पीछे और कुछ नो बोल रहे हैं, नहीं होगा साहब। अब मैं वापस सिचुएशन चेंज करता हूं, प्रोफेशन से इनकम है 60 लाख और बिजनेस से इनकम है 70 लाख, क्या ऑडिट होगा कि नहीं होगा? यस और नो? गाइडेंस नोट कहता है यस, क्योंकि प्रोफेशन ऊपर निकल गया है ऑडिट कर। पर अब जो नेक्स्ट मैं आपको बोल रहा हूं वो गाइडेंस नोट में कवर नहीं है। अगर बिजनेस की टर्नओवर 1 करोड़ 10 लाख है और प्रोफेशन की 20 लाख, तो क्या ऑडिट करना है क्या? यस और नो? यहां गाइडेंस नोट कुछ नहीं कहता है, पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं, मेरा व्यू है ऑडिट होगा। मेरा एक और क्वेश्चन, एक डॉक्टर जो प्रोफेशनल रिसिप्ट लेता है, बराबर है, अब टैक्स देता नहीं देता वो अलग बात है, साथ ही साथ उसका मेडिकल स्टोर भी है बाहर। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं, बाहर दवाइयां भी बेचता है, वो बोलता है नुकसान क्यों करे, सामने वाले का होता है, उसको हमसे क्या लेना देना। क्या वो डॉक्टर अपनी प्रोफेशनल रिसिप्ट के लिए 44 एडीए और जो मेडिकल दुकान है उसके लिए 44 एडी ले सकता है क्या? गॉट इट माई पॉइंट? उसका बाहर मेडिकल स्टोर है और प्रोफेशनल रिसिप्ट भी अर्न कर रहा है, तो क्या वो प्रोफेशनल रिसिप्ट इज स्पेसिफाइड प्रोफेशन अंडर सेक्शन 44AA, तो वो 44 एडीए में जा सकता है? तो बाहर मेडिकल की शॉप के लिए 44 एडी ले सकता है क्या? यस, बराबर। और कोई नो के फेवर में? सर जाने दो, क्या मतलब है, जो बोल रहे हैं वही काफी है। ऐसा नहीं, पीछे से किसी ने हाथ खड़ा किया। हाँ जी सर, सर मैं लीगल में मत आइए कि वो नहीं कर सकता मेडिकल। मेरा क्वेश्चन भावनाओं को समझिए सर। प्रोफेशन या ये बोल रहे हैं कि वो डॉक्टर वो कर बेच ही नहीं सकता, आप यही बोल रहे हैं? हाँ चलो कर सकता है, मैं कहता हूं अमेंडमेंट कर दिया, अध्यादेश जारी हो गया, मोदी जी ने कर दिया, अब ले सकता है क्या? अब ले सकता है? हाँ अब ले सकता है साहब। साहब ले ही नहीं सकता कोई हालत में। 44 एडी बोलता है ये बंदे इलिजिबल ही नहीं है 44 एडी के लिए। कौन कौन से? ऑन हुम 44AA अप्लाइज, मतलब जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन वाले हैं। याद आ रहा है क्या? 3 कंडीशन है, यानी कि डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम तो वैसे भी बिजनेस कर ही नहीं सकते साहब। सचिन जी कुछ करवा दो यार, कोई तो सुने। हमारी घर में मैडम नहीं सुनती, बाहर वाली सुनती ही नहीं है। बाहर मतलब हमारी जो बड़ी वाली मैडम है, जिनके ऑर्डर हम मानते हैं, बस खाली प्रेजेंटेशन जाते हैं, फाइलों में दब जाते हैं। तो साहब नहीं ले सकते आप किसी भी हालत में। जिसके 44AA अप्लाई है, यानी कि डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो 44 एडी कभी अप्लाई ही नहीं कर सकते।
दूसरा एजेंसी बिजनेस, याद है? तीसरा कमीशन। इन तीनों पे 44 AD अप्लाई ही नहीं हो सकता। समझ रहे हैं आप? तो अप्लाई नहीं हो सकता कोई भी हालत में। तो हमें इन सब चीजों को, सर हमने तो कर दिया, कई डॉक्टरों की तो भर दी हमने रिटर्न, अब कोई बात नहीं, भर दी तो भर दी, कुछ नहीं हो सकता उसका, जाने दो, स्क्रूटनी में आएगा तो हमको ही संभालना है। ना हो अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, अभी मनोज सर हमें बता रहे थे कि साहब इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स स्पेसिफाइड, आप समझिएगा, हम हर में यस लिख देते हैं। इंस्टीट्यूट ने फिर ऑब्जर्वेशन में लिखा मैम कि भाई साहब आप यस लिखते क्यों, है ही नहीं। वो क्या है सर, हम आर्टिकल को दे देते हैं, हमें तो खुद को पढ़े हुए सालों हो गए। नहीं सही बात बता रहा हूं, मेरी भी यही हकीकत है। तो साहब उसने यस यस करके सारे बुक्स लिख दिए, ये लेजर, ये ट्रायल बैलेंस, ये फला फला फला। अच्छा साहब लिख तो दिए, भर भी दी, और उधर स्टेच्यूटरी ऑडिट आई साहब, कंपनीज ऑडिट, उसमें पूछा गया कि ऑडिट ट्रेल लिखो साहब। अब साहब उधर हमने भर दिया कि साहब कोई सॉफ्टवेयर ही मेंटेन नहीं होता, मैनुअल है। आप समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूं? इधर तो आर्टिकल ने भर दिया सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्या क्या मेंटेन कर रहे हैं, उधर ऑडिट ट्रेल में भर दिया साहब मैनुअल है। अब भाई साहब संभाल लेना सिचुएशन को, अभी तो देर हुई नहीं है। नहीं पता लगा हम ही अपने कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, स्टेट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट भी मैं ही साइन कर रहा हूं, टैक्स ऑडिट भी मैं ही साइन कर रहा हूं। एक में कह रहा हूं सब कुछ साफ सुथरा मेंटेन्ड है साहब, और एक में कहता हूं साहब नालायक एसएससी है, मेंटेन ही नहीं करता, मैनुअल करता है। भाई साहब हमको बिठा लेंगे वहां पे। तो समझ लेना जो आप लिख रहे हो वो क्या लिख रहे हो है? साहब पहले तो ये कह देते थे, मनोज जी कह रहे हैं कि कंपनी वाले पूछे तो कह देना इनकम टैक्स में सीज हो गई। साहब पहले तो कह भी देते थे कि सर असेसिंग ऑफिसर बड़ा निकम्मा है, सुनता नहीं है। अब ऐसा वो पासवर्ड लेता है, कोई बात नहीं हम डाउनलोड कर लेंगे। तकलीफ ये भी है। नाउ अब 10 मिनट हमारे पास रहेंगे गुरुदेव के आशीर्वचन से पहले। 43 BH, फिर क्वेश्चन 5 मिनट रखते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन भी। अब साहब ये 43 BH आया, देखो साहब एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन और बड़ी एक्सपेक्टेशन, हर एक प्रोफेशनल को एक्सपेक्टेशन थी बजट से। साहब आप कुछ भी लेके आओ, कोई हमको लेना देना, कंसर्न वी आर नॉट बोदर्ड अबाउट एनी प्रोविजन व्हाट यू हैव टेकन इन द बजट। सर एक काम करना, वो BH हटा दो सर, सारा काम हमें ही करना है, पैसे मिलने नहीं है, और लाइबिलिटी भी हमारी आनी है, और डिसअलाउंस कर दोगे क्या आप? किसने किया क्या अभी तक? सर हंस रहे हो आप सब, मैं प्रैक्टिकल बात पूछ रहा हूं। सर डिसअलाउंस करोगे क्या आप? अरे सर हम तो इन हाउस ही हैं। अच्छा रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई बात नहीं, जाने दो साहब। अगर कर दिया तो वो दूसरे के पास चली जाएगी ऑडिट। सब बड़ी समस्या है। सब दूसरे के पास चली जाएगी, भले ही हमारी फीस 3 साल की पेंडिंग हो, डिसअलाउंस नहीं करेंगे हम बड़े लॉयल ऑडिटर हैं साहब। अब चलते हैं 43 BH पे। देखो इम्प्रैक्टिकल सेक्शन है, इम्प्रैक्टिकल। नंबर ऑफ सेशन आई हैव डिलीवर्ड। सबसे पहले वो बोलता है 45 दिन काउंट करो, डेट ऑफ रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और गुड्स डिलीवर्ड। इनवॉइस तो वर्ड ही नहीं है पूरे में। अब भाई साहब कहां से काउंट करोगे आप? टैक्स ऑडिट के कितने रुपए मिलते हैं? जाने तो गलत क्वेश्चन पूछ लिया। साहब एक एसएससी की कर पाएंगे पूरी सीजन में, अगर रिसीविंग से काउंट करने लग गए तो इम्प्रैक्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बीइंग अ प्रोफेशन क्या करें, उस पर डिस्कस करते हैं। फिर हम, क्योंकि हमें टाइम का भी ध्यान रखना है, 5 से 10 मिनट के अंदर कवर करते हैं, फिर 5-10 मिनट क्वेरी आंसर सेशन। सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है
एक मेल क्लाइंट को आप जरूर डालना, स्टेटिंग दैट कि सर दिस मेल इज विथ रेफरेंस टू सेक्शन 43BH एंड डिसअलाउंस जो है उसको ध्यान रखते हुए यू नीड टू गिव अस द डिटेल्स for the creditors, those are outstanding as on 31st March 2024, along with the amount, days, interest and disallowance. अभी तक कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे चार्टर्ड अकाउंटेंट ये डिसाइड कर ले कि कौन सा क्लाइंट माइक्रो स्मॉल है. हम केवल हमारा जो ओनस है वो कम से कम हम मेल के थ्रू डिस्चार्ज करें जितने भी क्लाइंट है. अगर ऐसा लगता है ज्यादा क्लाइंट है 1-to-1 मेल नहीं हो सकती तो कम से कम हम BCC में रख के उन सबको एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज लगा दें कि साहब आपके आउटस्टैंडिंग जो क्रेडिटर्स हैं उनकी आप मेरे को डिसअलाउंस की डिटेल्स दें. अगर कोई डिटेल्स नहीं आती वी आर नॉट बोदर्ड अबाउट दैट. हाँ, अगर हमने ऑडिट की है, कुछ डिस्क्लोजर मैंने दिए हैं, 3 तरीके के डिस्क्लोजर है अलग अलग कैटेगरी के अंदर, टेस्ट चेक वगैरह है. अगर आपने ऑडिट की और टेस्ट चेक किया है, कुछ आपको इनवॉइस मिले जिन पे माइक्रो स्मॉल के नंबर हैं, तो आप चाहो तो कुछ तो डिसअलाउंस करना पड़ेगा, नहीं जस्टिफाइड नहीं कर पाओगे आप. अगर मोस्टली इनवॉइस के अंदर आपके MSME नंबर हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा. अब बाकी आप समझदार हैं. एक इसके अंदर क्लोज है, अगर गुड्स डिलीवरी के और सर्विस रेंडर्ड के 15 डेज के अंदर रिटर्न ऑब्जेक्शन आ गया. ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा क्लोज बता रहा हूं जहां आप क्लाइंट को एडवाइस कर सकते हैं. अगर 15 डेज के अंदर रिटर्न ऑब्जेक्शन आ गया, ध्यान से सुनिएगा, रिटर्न ऑब्जेक्शन है, तो ये 45 दिन की कैलकुलेशन वहीं रुक जाएगी. until unless that objection has been removed by the supplier. तो वो अगर रिमूव हुई तो ही फिर वो 45 दिन काउंट होंगे. तो आप ध्यान रखिएगा. अब साहब एक और मेरे पास क्वेश्चन आए, कई अलग अलग तरीके के. सर चेक इशू कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? साहब कर तो दो, पता लगा नेगेटिव बैलेंस आ गया, रिकंसिलेशन में आ जाएगा वो तो ठीक है, पर पता लगा आपका करंट अकाउंट है उसका नेगेटिव बैलेंस आ रहा है कि साहब वैसे तो ओडी देता नहीं पर हमने ओडी ले ली. वो ध्यान रखिएगा साहब कि हमें ये ध्यान रखना है. नेक्स्ट, अब साहब एक क्वेश्चन आपसे एक और. अब एसएससी का सर्टिफिकेट तो आ गया आपके पास 1 साल पुराना, उसके अंदर वो माइक्रो में क्लासिफाइड था और हम ऑडिट कर रहे हैं 23-24 की. तो आपको क्या लगता है कि वो 2 साल पहले का सर्टिफिकेट काम करेगा 23-24 के लिए? यस और नो? यस और नो? मेरा क्वेश्चन वापस से रिपीट करता हूं मैं आप सबसे. जो क्लाइंट आपका आपने जब इनरोल किया अपने अंदर, क्योंकि वेंडर रजिस्ट्रेशन होता है, और वेंडर रजिस्ट्रेशन के अंदर आपने जब इनरोल किया तो उसका स्टेटस था माइक्रो. अब हम ऑडिट कर रहे हैं, हम पीरियड 23-24 की, तो क्या वो स्टेटस मायने रखता है क्या? यस और नो? नो, कंटिन्यू मानेंगे, मतलब जो दिया उसको कंटिन्यू मान लो. मानना पड़ेगा. सर कह रहे हैं नहीं मानेंगे साहब. तो हमें क्या 23-24 का स्टेटस देखना है? कैसे देखेंगे? उसी से ऑब्टेन करेंगे. सर एक नोटिफिकेशन आया मेरे पास, होगा डेट एग्जैक्टली याद नहीं है, उसमें प्रेजेंटेशन किया इंडस्ट्री का, और उस नोटिफिकेशन में साफ कहा गया अगर कोई अपवर्ड कैटेगराइजेशन होता है, मींस माइक्रो टू स्मॉल, स्मॉल टू मीडियम एंड उससे बाहर, तो साहब जो स्टेटस करंट है वो 3 साल तक एप्लीकेबल रहेगा. ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं, केवल नॉन टैक्स मैटर्स के लिए. ये स्पेसिफिक लिखा हुआ है उसके अंदर. अगर आपका एसएससी लास्ट ईयर माइक्रो का लेके आया है, स्टेटस विल रिमेन सेम फॉर 3 years. Whenever
फ्रॉम द डेट व्हेन ही टुक द रजिस्ट्रेशन। ये आर रखा है, मैं आपको बता दूं, कहीं पे ऐसा हमारे पास आया नहीं, पर मैं आपको बता दूं, और साफ लिखा गया है नॉन टैक्स मैटर्स के लिए, और साफ उसके लिखा गया लाइक डिलेड पेमेंट, यानी कि जो ये हमारा डिलेड पेमेंट है ये नॉन टैक्स मैटर्स है, और ये स्टेटस 3 साल तक रिमेन सेम रहेगा। आप समझिए, देखो बहुत सारी कैलकुलेशन है 43BH के अंदर, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो अलग बात है, पर डिस्क्लोजर जरूर देना है। बस 2 मिनट के अंदर खत्म करता हूं। डिस्क्लोजर जरूर देना है हमारी लाइबिलिटी के लिए। पारा 3 या पारा 5 के अंदर जो डिस्क्लोजर आपको अप्रोप्रिएट लगे, मैंने कई ग्रुपों में डाल रखे हैं, हो सकता है कईयों के पास व्हाट्सएप आते भी हो मेरे, और अगर नहीं भी हो तो हमारा जो 31 वाला दिनेश जी ने बड़ा अच्छा ग्रुप बनाया है, उसमें मनोज सर हम हमारे क्लेरिफिकेशन भी डाल देंगे। दैट विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ आवर फ्रेटर्निटी। तो सर ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि हमें ये सब चीजें ध्यान रखनी है। हमारा काम मेल डालना है, अगर कुछ रिस्पॉन्स आता है उस पर एक्शन लेना है। अगर हमने कुछ ऑडिट किया है, कुछ इनवॉइस बाहर निकले हैं जिन पे लिखा हुआ है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, मीडियम तो है ही नहीं, तो उसका ध्यान रखते हुए टेस्ट चेकिंग के बेस पे मेरा व्यू ये है डिसअलाउंस कुछ तो होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से मैं और ज्यादा नहीं लेता, क्योंकि हम वी आर अप्रोचिंग टू 4। आपके क्वेश्चन ज्यादा मायने रखेंगे 10 मिनट के लिए। दिनेश जी अगर कहीं या तो मैं और आगे सेशन ले सकता हूं, अदरवाइज हम क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए जाते हैं एज टाइम परमिट। दिनेश जी शायद यहाँ है नहीं, तो मेरे ख्याल से क्योंकि 4 बजे का शायद गुरुदेव के आशीर्वचन हम सुनेंगे। अंकित भाई हम क्वेश्चन आंसर के लिए जाएं, क्वेश्चन आंसर के लिए जाएं या मैं और कंटिन्यू रखूं? लाइट क्वेश्चन आंसर के लिए जाते हैं। मनोज सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा हम यहाँ आ जाते हैं, एक माइक उधर हम देते हैं। गुरुदेव हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए, और 5 या 10 मिनट के अंदर फिनिश करते हैं। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मनोज जी एक चीज़ और है, 43BH में ये 45 दिन का पीरियड कहाँ से आ गया है ये मुझे समझ में नहीं आता है। लॉ में लिखा हुआ है एज पर एग्रीमेंट, और अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन का पीरियड है, और अगर एग्रीमेंट है तो कुछ भी एग्रीमेंट में लिख दो 300 दिन, 400 दिन, 700 दिन, 45 दिन से ज़्यादा का पीरियड हम इग्नोर कर देंगे। तो 45 डेज इज़ नॉट सेक्रोसेंट। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन, एग्रीमेंट है तो मैक्सिमम 45 दिन, और अगर किसी बिल पे लिखा हुआ है इमीडिएट तो उसी वक्त पेमेंट होना चाहिए। तो उसी दिन अगर 31 को बिल आया और इमीडिएट पेमेंट है तो सेम डे पेमेंट होना चाहिए, तो डिसअलाउंस होगा। हमारे समक्ष हमारे माननीय सांसद मंजू शर्मा जी हैं, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। स्वागत है आपका। आइए हम क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए एनीवन बीच में पहुंचते हैं, कोई भी क्वेरी ले सकता है, क्योंकि फिर हम गुरुदेव के आशीर्वचन हम सुनेंगे। अदरवाइज अगर नहीं क्वेश्चन आंसर सेशन तो 10 मिनट हम डिलीवर कर सकते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। एनीवन कैन रेज द हैंड। सबको समझ में आ गई सर? 1.5 घंटे का सफिशिएंट था सेशन। नो वन? उधर उधर लास्ट में क्वेश्चन। सर ये जो डिलेड पेमेंट होगा और जिसका हम डिसअलाउंसेस करेंगे, उसमें इंटरेस्ट का प्रोविजन भी करना है, और करना है तो वो कैसे करना है? इंटरेस्ट का प्रोविज़न आरबीआई जो बैंक रेट करता है उसका 3 गुना ड्यू डेट जो 15 दिन है उसके बाद से करना है, और वो आपको बरसों से करना था, सन 2006 से। अभी तक किसी ने नहीं किया। क्लॉज 22 में नील लिखते आए, जबकि इंटरेस्ट का क्लॉज 22 में पहला जो क्लॉज है वो आज भी वही है, इंटरेस्ट वाला। और सर इसमें डेटर्स क्रेडिटर्स के बैलेंस मिसमैच हैं? डेटर्स क्रेडिटर्स के बैलेंस मिसमैच हो जाएंगे अगर हम प्रोविजन करते हैं तो। इंटरेस्ट का प्रोविजन किया, मान लीजिए मैंने ऐसे के अकाउंट में, और उसको मैंने डिसअलाउंसेस में डाल दिया। अब जिसके अकाउंट में वो जिसका पेमेंट बाकी था उसके लिए वो इंटरेस्ट कैसे ट्रीट होगा और उसको कैसे ट्रीट करना पड़ेगा? उसकी इनकम है, आपको बताना चाहिए उसको कि मैंने आपके लिए सर जो पैसा मूल ही नहीं आया वो ब्याज की इनकम पे टैक्स कैसे देगा? उसका तो मूल भी नहीं आया। सर ऐसे कई क्वेश्चन हैं, अभी मैं आपसे पूछने वाला हूं, आपके पास आंसर हो तो देना। मैं पूछ रहा हूं साहब, आपने इंटरेस्ट का प्रोविजन भी कर लिया, अब साहब टीडीएस काटेंगे कि नहीं काटेंगे? देखो मेरे को तो पता नहीं है कुछ, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। नहीं,
देखिए- अरे सर सर आ रहा हूं, आप टेंशन मत लो, मैंने ऐसा नहीं बोला। नहीं काटेंगे। नहीं काटेंगे, गलत कर रहे हैं। सबसे पहले असेसिन डिफॉल्ट, अब टीडीएस काट लिया साहब, 26 में दिखेगा। अब वो बोलेगा भाई साहब अभी तक तो वो जो आपने बोला मूल ही नहीं आया, ये ब्याज कहां से दिख रहा है। दिखा दिया तो मुसीबत, नहीं दिखा दिया तो इंटीमेशन के लिए तैयार रहिए। तो सॉल्यूशन क्या है सर? हैं? हाँ नहीं वो अलग चीज है। नहीं इंटरेस्ट हमेशा डिसअलाउंस होगा इफ डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट, इफ डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट। अगर डेबिटेड ही नहीं है, सीधा कैपिटल में डाला है तो जरूरत ही नहीं। तो है ही नहीं, वो ज्यादा सेफर है। नेक्स्ट आता हूं साहब, इंटरेस्ट का अगर आप प्रोविजन नहीं करते, इट इंपैक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू। यस, ध्यान रखिएगा आप, इट इंपैक्ट्स, इट्स अगेन सब्जेक्ट टू द मेटेरियलिटी। 10 रुपए का इंटरेस्ट है तो क्या ट्रू एंड फेयर व्यू करेगा, पर 3 गुना इंटरेस्ट रेट, ट्रू एंड फेयर व्यू 100%। अगर 5-7 लाख के ऊपर आप बकाया तो इंपैक्ट करेगा ही करेगा साहब। और ट्रू एंड फेयर व्यू इंपैक्ट करता तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर की लायबिलिटी आप समझिएगा कि ऑडिट रिपोर्ट कैसे ड्राफ्ट करता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, सर ने क्वेश्चन ही ऐसा पूछ लिया, मैं तो चुप ही था, मैंने कहा नहीं छेड़ेंगे। तो यहां पे तकलीफ ये है, अब इंटरेस्ट दिखाया तो मुसीबत, नहीं दिखाया तो मुसीबत। और एमएसएमई लॉ में 5 डिस्क्लोजर्स हैं जो ऑडिटेड अकाउंट्स में करने ही करने हैं। उसमें क्रेडिटर्स का पेमेंट कितना ड्यू था, उसमें इंटरेस्ट कितना ड्यू है, कितना आपने प्रोवाइड नहीं किया, इस तरह की 5 क्वेश्चंस हैं जो आपको आपके नोट्स टू अकाउंट्स में लिखने चाहिए। कोई लिख नहीं रहा है, लिखने चाहिए, वो एमएसएमई लॉ में है। वो एमएसएमई लॉ के बारे में तो एफएम ने बोल दिया कि हु वाज पेइंग इंटरेस्ट बिफोर दिस प्रोविजन। तो सर हम हमारी ऑडिट रिपोर्ट में ऐसा क्या लिखें जिससे हम टीडीएस और इंटरेस्ट जो हमने नहीं किया उन दोनों से बच जाएं? सर वो है ना, रिकॉर्डिंग चालू है, बाद में बात करेंगे। नहीं, आप ओपनली भी लिख सकते हैं कि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है माइक्रो और स्मॉल की, तो आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते अमाउंट। लाइबिलिटी इज देयर बट यू कैन नॉट क्वांटिफाई द अमाउंट, क्योंकि एसएससी आपको डिटेल नहीं दे रहा है कि कौन माइक्रो है, कौन स्मॉल है, कौन मीडियम है। नहीं सर, जिसमें डिसअलाउंसेस हमने किया है उसमें तो इंटरेस्ट का प्रोविजन करना पड़ेगा और फिर वो टीडीएस भी काटना पड़ेगा अगर 10,000 से ज्यादा है तो। हाँ, बैंक रेट आरबीआई का बैंक रेट लेना पड़ेगा। बैंक रेट का मतलब वो बैंकों वाला नहीं, आरबीआई जो बैंक रेट डिसाइड करता है, इंटर बैंक नहीं तो सर जिसको वो इंटरेस्ट पेमेंट करना है या जिसको जाना है वो क्यों एक्सेप्ट करेगा? मेरा मूल ही नहीं आया, मेरे इंटरेस्ट का और बर्डन में इसका टैक्स क्यों पे करूंगा? ये तो एंडलेस है सर, इसका तो माने नहीं। नहीं हो सकता सर, आप भी समझ रहे हैं, और कोई क्वेश्चन हो तो लो, क्योंकि सर ये सब्जेक्टिव मैटर है। और कोई क्वेश्चन? हाँ सर। और कोई? नहीं, देना है इंटरेस्ट, लॉ में रिक्वायरमेंट। अभिषेक जी से एक क्वेश्चन था मेरा कि अगर जैसा आपने बताया ऑडिट रिक्वायरमेंट नहीं होती है और अगर कर लेते हैं तो इंस्टीट्यूट डिसिप्लिन एक्शन ले सकता है, पर कई एसएससी जिनको बैंक में बैलेंस शीट सबमिट करनी होती है वो इंसिस्ट करते हैं कि सब उनको। सर बहुत सही वैलिड क्वेश्चन है सर। हम क्या कर रहे हैं, हम अननेसेसरी बैंकों के प्रेशर में आ रहे हैं और प्रेशर के आने के बाद हम अननेसेसरी ऑडिट कर रहे हैं सर। सर मैं बताऊं, 1 करोड़ के नीचे हम ऑडिट कर ही नहीं सकते 8% और 6% में सर। वहां पे आप फाइनेंशियल ऑडिट कर दीजिए सर। रिक्वेस्ट, आप ऑडिट रिपोर्ट बिल्कुल साइन मत कीजिए अनटिल अनलेस वो वैलिड हो। रीजन, डिसिप्लिनरी एक्शन चालू है। अगर हम जबरदस्ती ऑडिटिंग कर रहे हैं तो दिक्कत रहेगी। हाँ, फाइनेंशियल ऑडिट कर दीजिए, बिल्कुल सर सही बोल रहे हैं, वो ज्यादा बेटर है सर। और कुछ नहीं हो सकता इसका इलाज। जीएसटी लगेगा ना इंटरेस्ट पार्ट है, टीडीएस कैसे कटेगा उस पे? टीडीएस भी कटेगा, इंटरेस्ट क्योंकि सप्लाई का पार्ट है तो गुड्स का पार्ट हो गया। नहीं, गुड्स का नहीं है, सर्विस है इंटरेस्ट जीएसटी लॉ में। क्योंकि सप्लाई होगी गुड्स के वाले जो कैश बेसिस पे होगा, लेकिन वो तो सर 194 क्यू के आगे के बाद सिचुएशन चेंज हो गई है। पहले 50 लाख से नीचे है। हाँ सर, मैं उसी पे आ रहा हूँ। लेट मी पहले तो क्या था सर, गुड्स पे टीडीएस कटता ही नहीं था। फिर अब 194 क्यू के आने के बाद
यहाँ पे ऐसा प्रोविजन है, इंटरेस्ट पे टीडीएस काटें कि नहीं काटे। पहले गुड्स पे अगर गुड्स सप्लाई है तो इंटरेस्ट पे नहीं कटता था, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पर 194Q वाला अगर वो क्राइटेरिया सेटिस्फाइड होता है, मेरा तो व्यू यही है, वहाँ पे तो टीडीएस 1% में जाएंगे सर, 10% में तो नहीं जाएंगे। वहाँ तो टीडीएस कटेगा ही कटेगा, जो भी इंटरेस्ट का रेट है। और बाद में अगर सर्विस है तो सर्विस में टीडीएस कटेगा ही कटेगा। बाकी मनोज जी। सर एक क्वेश्चन मेरा भी है, एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन इंडस्ट्रीज में भी किया गया है, ट्रेड में भी किया गया है, तो दोनों के लिए नियम एक ही एप्लीकेबल है क्या? बाजार में भ्रांति है, ट्रेड के लिए अलग है और इंडस्ट्रीज के लिए अलग है? नियम तो ट्रेडर तो रजिस्ट्रे केवल बैंक पर्पज से अलाउ किया गया था, मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर ये दो ही एमएसएमई रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, ट्रेडर नहीं ले सकता है। केवल वो पर्पज था कि नहीं है 143 का जो आपका वो एप्लीकेबल 43B ट्रेड, अगर आपका सप्लायर ट्रेडर है तो नहीं लगेगा, नहीं एप्लीकेबल है ना। हाँ। ठीक। सर 44 ADA ऑडिट में 5 साल का रिस्ट्रिक्शन है जो 44 84 में है। 84 में ADA प्रोफेशन वाले में, हाँ, प्रोफेशन में नहीं है ना? उसमें नहीं है। थैंक यू। आप तो क्लाइंट को मेल लिखिए कि आप अपने सप्लायर्स की माइक्रो, स्मॉल और मीडियम की लिस्ट दीजिए। वो नहीं दे पाएगा, उसके पास है ही नहीं, ना वो इस तरह का ध्यान देते हैं ना वो कुछ करते हैं। गवर्नमेंट कुछ भी रूल बनाती रहे, वो नहीं करते हैं, वो मना करेगा। उससे रिवर्ट लीजिए कि आप मेल डालो मुझे कि मेरे पास नहीं है, देन यू मेक ए डिस्क्लेमर कि इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, इसलिए ये डेटा कंपाइल नहीं किया जा सकता। देयर मे बी ए लाइबिलिटी, मे बी ए ह्यूज लाइबिलिटी दैट मे इम्पैक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑल्सो, लेकिन हम इसमें कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर कहीं नंबर आ गया, जैसे अभिषेक जी बता रहे थे नंबर उसके बिल पे लगा हुआ है, तो उससे शायद वेरिफिकेशन मनोज जी, आपकी जो भावना है ना वो पर्सनली होगी, ओपनली नहीं होगी। जो आपकी भावना है, और सर वो तो सारे संकट जो से गुजर रहे हो तो, लेकिन वो सर रुको मेरी बात सुनो सर, अपन दोनों को जाने देंगे नहीं, दोनों टैक्सी से आए, दोनों गाड़ी लेके आए, इसलिए ना फ्लाइट है और ना ट्रेन है। लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट आ गया, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। और आप ये भी लिखिए कि ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है कि मैं इंडिपेंडेंट ऑडिटेड एविडेंस ले सकूं कि भाई माइक्रो है या स्मॉल है या मीडियम, ऐसा कोई वेबसाइट नहीं है, इसलिए हम वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम इसमें कमेंट करने में असमर्थ हैं। तो आप वेरीफाई करो। नहीं वो नहीं, सैम्पलिंग इज सर बहुत ही बेसिक, वो फर्स्ट स्टडी मटेरियल में ही पढ़ाते थे इंस्टीट्यूट में, इंटर में, कि टेस्ट चेक पे ऑडिट करना इज नॉट इन एब्जॉल्विंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो तो आप अपने कन्वीनियंस के लिए कर रहे हो। तो 5 बिल हमने छोड़ दिए और वही बिल देखे जिसमें नंबर नहीं था, ऐसा होता भी नहीं है। वो अगर नंबर मिल गया तो फिर तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, अगर वेबसाइट से तो वेरीफाई कीजिए। अच्छा, मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे दोनों सम्माननीय स्पीकर, अगर आप लोग उस ग्रुप में हैं जो ग्रुप बना हुआ है इस कॉन्फ्रेंस वाला, नहीं है तो सबको मैंने लिंक भेजा हुआ है, आप लिंक से वो ग्रुप ज्वाइन कर ले, वो ग्रुप हम अलाइव रखेंगे। और मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जब जब समय मिले अपने अकॉर्डिंगली आपकी क्वेरीज का रिप्लाई कर दें। एक और चीज, एक और रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के, क्योंकि मैंने तो बहुत सारी वो VCM करी है और मुझे पता है कि वो एक एक क्वेश्चन 18 बार आ जाता है, तो आप पढ़ लें एक बार कि किसी ने सेम क्वेश्चन कर तो नहीं दिया पहले, पता पड़ा 10 मिनट पहले किसी ने करा, फिर 15 मिनट बाद वही क्वेश्चन, फिर आधे घंटे बाद वही क्वेश्चन। एक हाथ जोड़ के निवेदन कि वो पढ़ लेगी, वो क्वेश्चन रिपीटेड तो नहीं है ना। और दोनों से रिक्वेस्ट मेरी ये है कि वो क्वेरी पढ़ के एक बार आप लोग जब भी आपको समय मिले आप उसका रिप्लाई कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दोनों स्पीकर का, एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि दोनों एक जोधपुर से और एक दिल्ली से, और जोधपुर से ट्रेवल करना भी आसान नहीं है।